दो शॉप्स यानी कि दो दुकानें सेम प्रोडक्ट सेम प्राइस पे बेच रही हैं, लेकिन एक शॉप हमेशा ज्यादा प्रॉफिट कमाती है और दूसरी शॉप हमेशा कम प्रॉफिट कमाती है। तो क्या इसके पीछे कोई मैजिक यानी कि कोई जादू है? नहीं, ये है एक हिडन एसेट, गुडविल। हेलो चैंपियंस, वेलकम टू कॉमर्स विद नव, जहां हम क्लास 11th एंड 12th कॉमर्स के टॉपिक्स को इजी और इंटरेस्टिंग बनाते हैं। आज के वीडियो में मैं आपको गुडविल का रियल फंडा समझाने वाली हूँ कि गुडविल क्या है, क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। बिलीव मी, अगर ये कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो गया तो एग्जाम्स में मार्क्स तो सिक्योर होंगे ही होंगे, साथ में आपकी बिजनेस की नॉलेज और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिरकार गुडविल होती क्या है। तो आपने यूजुअली अपने पेरेंट्स से या बहुत लोगों से सुना होगा कि हमारे बिजनेस की तो मार्केट में बहुत अच्छी रेपुटेशन है या बहुत अच्छी गुडविल है। तो गुडविल ना एक तरह की रेपुटेशन होती है कि लोग आपके बिजनेस को किस तरीके से देखते हैं। अगर लोगों के दिमाग में आपकी बिजनेस की अच्छी इमेज, रेपुटेशन लगा लो या फिर इमेज लगा लो, अगर लोगों के दिमाग में आपके बिजनेस की एक अच्छी या पॉजिटिव इमेज बनी है तो वो आपके पास बार बार आएंगे और आप अच्छे प्रॉफिट्स कमा पाओगे। लेकिन अगर लोगों के दिमाग में आपके बिजनेस के बारे में कुछ नेगेटिव इमेज है, अगर उन्हें लगता है कि आप तो घटिया क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हो या तो आप बहुत ज्यादा हाई प्राइस लेते हो, इतना तो उस प्रोडक्ट का प्राइस बनता भी नहीं है जितना आप उनसे लेते हो, तो वो आपके पास नहीं आएंगे और आप सेल्स नहीं कर पाओगे। इन शॉर्ट आप प्रॉफिट भी नहीं कमा पाओगे। तो लोग आपके बिजनेस को कैसे देखते हैं, आपकी मार्केट में क्या रेपुटेशन है, वो होती है आपकी गुडविल। तो गुडविल क्या है? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है। इनटेंजिबल क्या होता है? जिसको ना तो हम टच कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं, लेकिन हम फील कर सकते हैं। तो क्या आप अपनी रेपुटेशन, अपनी इमेज को टच कर सकते हो? नहीं, लेकिन आप फील कर सकते हो। कैसे फील कर सकते हो? अगर लोग आपके पास ज्यादा आ रहे हैं, आप ज्यादा सेल्स कर पा रहे हो, लोग आपकी ब्रांड की लॉयल्टी बन चुकी है, लोग आपके बिजनेस की रेफरेंसेस भी आगे देते हैं और वो लोग भी आपके पास आते हैं। तो मतलब कि आपने एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट कर ली हुई है, लोग आपके पास आना पसंद करते हैं। तो इससे आपको पता लगा कि हाँ, आपकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है। तो आप उसे टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हो। तो ये एक इंटेंजिबल एसेट है विच प्लेसेस एन एंटरप्राइज एट एन एडवांटेजेस पोजीशन। तो आपकी फर्म को एक एडवांटेज मतलब एक फायदा प्रोवाइड करती है, जिसकी वजह से आपकी इंटरप्राइज यानी कि आपका बिजनेस ज्यादा प्रॉफिट्स, हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाता है। कैसे? विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो गुडविल बेसिकली एक इंटेंजिबल एसेट है जो आपकी फर्म को, इंटरप्राइज को ये फायदा करती है कि आप बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए भी ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हो। तो ये कैसे कमा सकते हो? अगर आपकी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है। तो यही बेसिकली होती है गुडविल। हम देखते हैं कि गुडविल के कौन से फीचर्स होते हैं। तो अगर आपको एग्जाम में नेचर या करेक्टरिस्टिक्स भी पूछा जाए तो उसका मतलब फीचर्स ही है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बार एमसीक्यू में वो पूछ लेते हैं कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स है, कौन सी नेचर है, तो आप तो सोचने लग जाते हो या कंफ्यूज हो जाते हो कि नेचर और करेक्टरिस्टिक्स तो किया ही नहीं। फीचर्स, नेचर एंड करेक्टरिस्टिक्स आर वन एंड द सेम थिंग। तो सबसे पहला फीचर क्या है? इंटेंजिबल एसेट। ये मैंने अभी आपको डेफिनेशन से बताया कि इंटेंजिबल एसेट है जिसको हम टच भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। तो गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। सेकेंड फीचर इज इट हैज अ रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड। तो रियलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ये है कि अगर हम इस चीज को बेच देंगे तो हम कितना कमा पाएंगे। तो क्या हम गुडविल को बेच सकते हैं? आपको लग रहा होगा ये तो इमेज है, ये तो रेपुटेशन है, इसको कैसे सेल कर सकते हैं? लेकिन हम इसे सेल कर सकते हैं। वो कैसे, हम आगे देखेंगे। लेकिन गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे जब हम अपने पूरे के पूरे बिजनेस को बेचेंगे। ये नहीं कि जैसे मान लो मैं प्रोडक्ट्स बेच रही हूँ, मेरी ग्रोसरी स्टोर है, मैं वहां पे सॉप्स, शैम्पूज एंड एफएमसीजी प्रोडक्ट सब कुछ बेच रही हूँ, तो उनकी तो मुझे वैल्यू पता लगी। कस्टमर आया, मैंने मान लो 10 रुपए का चॉकलेट का पैक बेचा, तो मुझे पता लग गया कि इस चॉकलेट का जो रियलाइजेबल वैल्यू है, जो सेलिंग प्राइस है, वो है ₹10। तो क्या गुडविल की वैल्यू भी ऐसे कैलकुलेट होगी? नहीं। गुडविल की वैल्यू आप तभी कैलकुलेट या तभी रियलाइजेबल वैल्यू देख पाओगे जब आप पूरा का पूरा अपना ग्रोसरी स्टोर ही बेच दोगे, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस ही बेच दोगे। क्योंकि गुडविल की कोई भी सेपरेट वैल्यू नहीं होती, उसकी वैल्यू उसके बिजनेस के साथ
ही एसोसिएट होती है। जब आपने ग्रोसरी स्टोर किसी दूसरे पर्सन को बेच दिया, अब आप उसके ऑनर नहीं रहे, कोई और पर्सन उसका ऑनर बन गया, तभी आप गुडविल की रियलाइजेबल वैल्यू देख पाओगे। नेक्स्ट फीचर इज इट हेल्प्स इन अर्निंग हायर प्रॉफिट्स। तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर आपकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, आप अच्छा क्वालिटी का सामान बेच रहे हो, अच्छे प्राइस पे बेच रहे हो, लोग ज्यादा आएंगे, ज्यादा आएंगे, ज्यादा सेल्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट, तो ये हमें हेल्प करती है कि हम हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाए। नेक्स्ट फीचर क्या है इसका, गुडविल का? इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स कस्टमर्स टू द प्लेस ऑफ बिजनेस। कहती है एक अट्रैक्टिव फोर्स है क्योंकि ये कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है कि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स हमारे बिजनेस की तरफ आए, मतलब कि कस्टमर्स को खींचती है, जैसे कि एक मैग्नेट नहीं खींचता, वैसे ही ये कस्टमर्स को खींचती है फर्म की तरफ। तो हाँ, अभी मैंने बताया, अच्छी क्वालिटी, अच्छी प्राइस, अच्छी लोकेशन, अगर आप अच्छे से डील कर रहे हो, अच्छी मैनेजमेंट है, तो लोग खुद ब खुद आपके बिजनेस की तरफ आएंगे ही आएंगे। तो एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करती है, खींचती है अपनी तरफ। नेक्स्ट इज गुडविल क्यों होती है? इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स। कि गुडविल सिर्फ अच्छी क्वालिटी की वजह से नहीं हो सकती कि आप अच्छी क्वालिटी का बेच रहे हो इसीलिए आपकी अच्छी रेपुटेशन है, या सिर्फ अच्छा प्राइस है इसीलिए। बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे प्राइस भी हो गया, क्वालिटी भी होगी, मैनेजमेंट भी होगी, द वे यू डील विद योर कस्टमर्स वो भी हो गया, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मैं अभी आपको इसी वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी इसके बाद। तो इन सभी फैक्टर्स के कारण ही गुडविल हमारी होती है मार्केट में, हमारी अच्छी रेपुटेशन होती है मार्केट में। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव। कि गुडविल की क्या वैल्यू है, मतलब हमारी जो इमेज हम कह रहे हैं हमारी मार्केट में ये इमेज है या ये रेपुटेशन है, जो हम उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो कहते हैं सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव क्या होता है कि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, डिपेंड करती है, सेम नहीं रहती। हाँ, क्योंकि देयर आर ना वेरियस मेथड्स, बहुत ज्यादा मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। मान लो हम चार पर्सन्स बैठे हैं और हम चारों अलग अलग तरीके से गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो अलग तरीके मतलब चारों की वैल्यू जो है, चारों का जो अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आएगा गुडविल का, वो अलग ही आएगा, बिकॉज देयर आर वेरी डिफरेंट मेथड्स। हम अभी वो सारे मेथड्स इस वीडियो में अच्छे से देखेंगे, साथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो गुडविल की वैल्यू जो होती है सब्जेक्टिव होती है, वो डिपेंड करती है कि आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो, किस तरीके से गुडविल को फाइंड कर रहे हो। उसके बाद इन पार्टनरशिप इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइस्ड बाय द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। मतलब कि मान लो आपका ग्रोसरी स्टोर है, आप दो पार्टनर हो, अजय एंड रोहन, आप दो पार्टनर्स हो और आप प्रॉफिट्स को 1:1 इक्वली शेयर कर रहे हो। आपने बहुत ज्यादा मेहनत की, बिजनेस को एक बहुत अच्छे लेवल पे लेके आए, आप 5 साल से इस ग्रोसरी स्टोर को चला रहे हो। लेकिन अब मान लो आपका एक फ्रेंड साहिल भी इस बिजनेस का पार्ट बनना चाह रहा है, वो कह रहा है कि मुझे भी अपनी पार्टनरशिप फर्म में ले आओ। तो अब आपने कहा कि आपकी जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ना तीनों में, वो हो जाएगी 2:2:1। ठीक है, क्योंकि आप मान लो ज्यादा देर से चला रहे हो, आपने सोचा कि हम ज्यादा शेयर रखेंगे और उसको थोड़ा कम देंगे, एंड यू पीपल एग्री टू दिस, आप में ये एग्रीमेंट हो गया। तो अब गुडविल मान लो आपकी बन गई है, बहुत अच्छी है, आपने 5 सालों में मेहनत करके रेपुटेशन बनाई है। तो अगर साहिल आ रहा है इस बिजनेस में, तो आप उसे फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों लेके आओगे? आपने इतनी मेहनत की है, 5 साल का जो आपने प्रॉफिट कमाए हैं, अब वो 6th ईयर में आया है। तो मान लो आपने 2 साल में हो सकता है लॉसेस भी किए हो, बाद में 3rd ईयर से आपको प्रॉफिट आना लगा हो, तो साहिल ने तो वो स्ट्रगल नहीं किया। वो तो अब 6th ईयर में आया है, अब सिर्फ जो अच्छे प्रॉफिट्स आपको मिल रहे हैं वो तो उसमें से शेयर लेगा, उसका फायदा लेगा, तो वो स्ट्रगल्स का क्या? तो आप क्या करोगे, आप करोगे गुडविल को कैलकुलेट, और फिर जो साहिल का शेयर बनता है, जो बनता है 1/5, उसके साथ डिवाइड करके देखोगे कि साहिल का कितना शेयर बना, और आप उसे कहोगे कि तुझे ये अमाउंट भी बिजनेस में लेके आना पड़ेगा अपनी कैपिटल के साथ, क्योंकि आपने मेहनत की, आपने एक अच्छी रेपुटेशन बनाई, और आज आप इस मुकाम तक पहुंचे हो। तो वो जो स्ट्रगल्स तो तूने नहीं फेस किए, लेकिन उस स्ट्रगल के कारण जो आपने इमेज बनाई है बिजनेस की, उसका हिस्सा जो तेरा बनता हुआ है वो तो तुझे देना पड़ेगा। तो वो कैपिटल के साथ साथ क्या लेके आएगा, गुडविल का अमाउंट भी आपको पे करेगा, जस्ट बिकॉज उसने वो स्ट्रगल आपके साथ नहीं किया। तो ये गुडविल क्या होती है पार्टनरशिप में, ये एक शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है जो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो, क्योंकि आप अपना हिस्सा, अपने प्रॉफिट्स में से अब हिस्सा, एक हिस्सा
मान लो जो पहले प्रॉफिट्स आते थे वो आप आधे आधे बांट लेते थे, लेकिन अब उसमें से एक हिस्सा आप साहिल को भी दोगे तो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। तो उसके लिए आप उससे गुडविल का हिस्सा भी मांग रहे हो। उसके बाद नीड फॉर वैल्यूइंग गुडविल, कि क्यों जरूरत है गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करने की, क्योंकि ये तो एक इमेज है, हमारी मार्केट में रेपुटेशन है। तो हम उसे क्यों कैलकुलेट करते हैं, उसको कैलकुलेट करने की कब जरूरत पड़ती है? इसकी तब जरूरत पड़ती है जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है। मान लो आप तीन पार्टनर्स थे, ए बी सी। पहले आप इक्वली प्रॉफिट्स बांट रहे थे, 1:1:1 में। अभी आप में कुछ एग्रीमेंट हुआ और आपने कहा कि आप 2:2:1 में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो हम एक बार गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करके बिना इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। तो जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तब हम गुडविल को एक बार कैलकुलेट करते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं। तब गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। जब कोई नया पार्टनर आता है फर्म में, जैसे मैंने अभी आपको ये एग्जांपल दी अजय रोहन वाली, कि अजय एंड रोहन काम कर रहे थे और साहिल एक नया पार्टनर आया तो उन्होंने उससे गुडविल का शेयर लिया। तो अगर कोई नया पार्टनर आता है तब हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, कि मतलब कोई पार्टनर कहता है कि मैं इस फर्म को छोड़ के जाऊंगा, जैसे ए बी और सी तीन पार्टनर थे, सी ने कहा अब मैं और काम नहीं करूंगा, मुझे मेरा बनता हिस्सा दो, मैं ये फर्म को छोड़ के जा रहा हूँ, तब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। ताकि अगर उसने हमारे साथ मान लो 10 साल काम किया तो 10 साल का बनता हिस्सा तो उसे देना। 10 साल जो उसने स्ट्रगल किया, बिजनेस को इस लेवल पे लेके आया, वो हिस्सा तो हम उसे दे के भेजेंगे ना। तो तब हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। या कोई पार्टनर की डेथ होगी तब कैलकुलेट करते हैं, ताकि उसके जो लीगल हेयर्स हैं उनको हम उसका हिस्सा दे पाए। अगर हम पार्टनरशिप फर्म को बेच देते हैं, जैसे मैंने कहा ना, आपका ग्रोसरी स्टोर है, आपने चलता चलाया बिजनेस किसी और को दे दिया, अब आप उसके मालिक नहीं रहे, कोई और उसका ऑनर बन गया, तो अगर आपने चलता चलाया बिजनेस अपना बेच दिया तब भी आपको गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ती है, क्योंकि आप उससे गुडविल का अमाउंट लेते हो। आपने मान लो 15 साल वो ग्रोसरी स्टोर चलाया है, अगर आप एक नए बंदे को वो अपना ग्रोसरी स्टोर बेच रहे हो ड्यू टू एनी रीजन, तो जो 15 साल में आपने उस बिजनेस में स्ट्रगल करके, लॉसेस फेस करके, हर कोई मुसीबत को फेस करके एक अच्छे लेवल पे लेके आए, कि अब आप अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हो, आपका अच्छा कस्टमर बेस है, तो आपने जो गुडविल, जो इमेज मार्केट में बनाई है, उसका पैसा भी तो थोड़ा लोगे ना उससे। व्हेन टू और मोर फर्म्स अमेलगमेट, अमेलगमेट क्या होता है? अमेलगमेट होता है जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स मिलके एक सिंगल फर्म बन जाती है। मान लो दो छोटे ग्रोसरी स्टोर थे, उन्होंने सोचा कि हम अपने अपने सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन क्या अगर हम इकट्ठे होके एक बड़ा ग्रोसरी स्टोर खोल दें तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे, ज्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाएंगे। तो वो दोनों ग्रोसरी स्टोर इकट्ठे हुए, उन्होंने मान लो एक बड़ा सुपरमार्केट के जैसे बड़ा स्टोर बना लिया। तो अगर दो फर्म जैसे इकट्ठे होके एक बिजनेस बना रही हैं तो तब भी उन्हें अपनी अपनी गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ताकि वो अपना प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रीटमेंट कर पाए और अच्छे से शुरू से ही काम कर पाए। उसके बाद अगर हम एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करते हैं, मान लो अभी तक हम तीन पार्टनर्स मिलके काम कर रहे थे, लेकिन अब हमने सोचा कि हम इसे रजिस्टर करवाएंगे, हम अब एक कंपनी बन जाएंगे, सिर्फ पार्टनर्स नहीं रहेंगी, तो उन्हें पहले गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ रहा है। कुछ डिफिकल्ट नहीं है, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट चैप्टर जो मुझे लगता है, और इंटरेस्टिंग भी बहुत लगता है ये चैप्टर मुझे। ठीक है, उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग द वैल्यू ऑफ गुडविल, मैंने अभी आपको ऊपर बताया ना फीचर में कि बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, सिर्फ क्वालिटी या प्राइस नहीं होता, और भी बहुत ज्यादा फैक्टर्स होते हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। अब कौन कौन से फैक्टर्स है, किन किन फैक्टर्स से हमारी मार्केट में जो इमेज है, जो रेपुटेशन है, वो इफेक्ट होती है, या तो वो अच्छी हो जाती है या फिर वो बुरी हो जाती है। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है एफिशिएंट मैनेजमेंट का। हमारा बिजनेस एक पर्सन तो चला नहीं रहा, पूरी की पूरी मैनेजमेंट होती है उसके पीछे। तो अगर हमारी मैनेजमेंट एफिशिएंट है, मतलब अच्छी है, वो अच्छे से पूरे फाइनेंसिस को, ह्यूमन रिसोर्सेज को, जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, कोई भी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज अच्छे से बांट रही है, अच्छे से काम को करवा रही है, देख रही है कोई मनी एक्स्ट्रा वेस्ट नहीं हो रहा, अच्छे से मार्केटिंग हो रही है, तो हमारे बिजनेस की रेपुटेशन अच्छी होगी ही होगी, हम हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाएंगे। लेकिन अगर हमारी मैनेजमेंट ही बुरी है ना, मतलब कि कोई भी अच्छे से मैनेजमेंट नहीं हो रही बिजनेस की, हर कोई अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ काम करी जा रहा है, कोई बातचीत नहीं हो रही,
पैसा खराब हो रहा है, रिसोर्सेस खराब हो रहे हैं, तो मतलब आपकी मैनेजमेंट अच्छी नहीं है, तो आपका बिजनेस डाउनफॉल पे जाएगा, फेल होगा, ना कि सक्सेसफुल होगा। तो मैनेजमेंट कैसी है उस पे बहुत डिपेंड करता है आपकी गुडविल। उसके बाद फेवरेबल लोकेशन। कई बार आपने सुना होगा, चाहे अपने पेरेंट्स से या किसी भी अपने नोन से, कि पहले हम उस जगह पे काम कर रहे थे और हम इतना नहीं अर्न कर पाए जितना हम पिछले 5 सालों में नई लोकेशन पे शिफ्ट होके कर पाए हैं। मान लो आपका ग्रोसरी स्टोर था, सेम एग्जांपल। पहले वो ग्रोसरी स्टोर था आपका किसी ऐसे एरिया में जहां पे आसपास कोई भी घर नहीं था, कोई ज्यादा लोग नहीं रहते थे, तो आप अच्छा नहीं अर्न कर पाए। लेकिन पिछले 5 सालों में आपने अपना ग्रोसरी स्टोर मान लो एक कॉलोनी में बना लिया या फिर एक रेजिडेंशियल एरिया में बना लिया, और अब आप इतना ज्यादा अर्न करते हो ना, जितना आपने पिछले 10 सालों में मान लो उस एरिया में नहीं अर्न किया, जितना आपने 2 सालों में नए एरिया में, नए रेजिडेंशियल एरिया में आके कर लिया। तो क्या ये आपका लक या फिर आपकी किस्मत थी? इसके पीछे किस्मत नहीं थी, इसके पीछे लोकेशन थी। वो लोकेशन फेवरेबल यानी कि अच्छी नहीं थी, क्योंकि आसपास कोई घर नहीं है, तो लोग कैसे आपके पास अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन अब आपका बिजनेस एक रेजिडेंशियल एरिया में है, आसपास लोगों के घर हैं, उनको दिन रात ग्रोसरी की आपको पता है जरूरत पड़ती है, एक घर में तो कितना सामान चाहिए होता है। तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स आपके पास विजिट कर पाते हैं, जिससे आपकी सेल ज्यादा होती है और आप प्रॉफिट ज्यादा अर्न कर पा रहे हो। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स। कई बार ऐसा होता है ना, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लो मैं चिप्स बनाती हूँ, मेरी चिप्स बनाने की, लेज बनाने की कंपनी है। मैंने आज एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया किसी फार्मर के साथ कि मैं अगले साल उससे पोटैटो बाय करूंगी और आज जो रेट चल रहा है उस पे करूंगी। मान लो अगले साल उस पोटैटो का प्राइस जो है वो बढ़ गया, यानी मान लो कितना बढ़ गया, डबल हो गया, 2x हो गया। तो लेकिन मेरा तो आज कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मैं तो आज के प्राइस पे ही पोटैटो बाय करूंगी। तो मुझे क्या हुआ, इसमें फायदा हुआ। तो जो मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया वो मेरे लिए फायदे का निकला, कॉस्ट मेरी कम लगी। मतलब क्या मैंने डबल प्राइस पे अगले साल बाय करने थे, क्या आज कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण बाय मैंने 6 साल बाद किए लेकिन कम प्राइस पे बाय किए, कॉस्ट मेरी कम लगी, प्रॉफिट मेरे को ज्यादा हुआ और मैं ज्यादा अच्छे से अर्न कर पाई। तो कई बार कोई कॉन्ट्रैक्ट ही हम ऐसे साइन हो जाते हैं जो हमारे लिए अच्छे साबित होते हैं। लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। ये तो आपने सुना ही होगा, जितना पुराना बिजनेस होगा ना उतना ज्यादा आपका कस्टमर में ट्रस्ट बना होगा, उतना बेटर आप परफॉर्म कर रहे होगे और उतनी अच्छी आपकी रेपुटेशन वगैरह बन चुकी होगी, उतनी लॉयलिटी बन चुकी होगी। एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स। पेटेंट्स ना हम तब लेते हैं जब हम कोई ऐसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कोई दूसरा बंदा ये सेम चीज मत बना पाए, तो हम पेटेंट ले लेते हैं कि ये चीज, ये टेक्नोलॉजी मैं अपनी फैक्ट्री में यूज करूंगी, मेरे सिवाय कोई और यूज नहीं कर सकता। मान लो मैं ऐसा कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रही हूँ या ऐसा कोई प्रोडक्ट बना रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज बना रही हूँ, उसके पास, मेरे पास एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसका मैंने पेटेंट ले लिया, अब मेरे सिवाय वो कोई और यूज नहीं कर सकता, तो मेरे पास फायदा हो गया है। तो अब मैं, अब सिर्फ मैं ही उस टेक्नोलॉजी को यूज करूंगी, प्रोडक्ट बनाऊंगी, मार्केट में बेचूंगी, तो मैं अच्छा प्रॉफिट अर्न कर पाऊंगी। एसेस टू सप्लाईज, कि आपने जो रॉ मटेरियल लेने हैं, आपके सप्लायर कितनी नजदीक हैं, कैसी असेस है आपके पास। अगर आपको रॉ मटेरियल उनसे लेना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत दूर है या बहुत ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही है, तो आपकी गुडविल थोड़ी कम होगी, क्योंकि मे बी आप कुछ ऐसी अनफॉर्चुन सिचुएशन आ गई या कुछ ऐसा आ गया कि आप नहीं ले पा रहे उनसे सामान, कोई नेचुरल कैलेमिटी आ चुकी है, कोई फ्लड्स या फिर कोई अर्थक्वेक, या आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे या नहीं कांटेक्ट कर पा रहे, तो आप रॉ मटेरियल टाइमली नहीं ले पाओगे, ना ही प्रोडक्ट बना पाओगे, ना ही आपका प्रोडक्ट टाइमली मार्केट में पहुंचेगा, तो उससे आपकी थोड़ी रेपुटेशन खराब हो सकती है। लेकिन अगर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, सप्लायर आपके बिल्कुल असेस आपकी अच्छी है, आप बहुत इजीली सामान ले सकते हो, आपके नजदीक ही है, तो आप टाइमली प्रोडक्ट को मार्केट में दे पाओगे और आपकी इमेज अच्छी ही रहेगी। उसके बाद क्वालिटी का तो मैंने आपको बताया ही कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो बहुत ज्यादा मैटर करती है, कि आप कौन सी क्वालिटी का सामान बेच रहे हो। जितनी अच्छी क्वालिटी ना, उतनी अच्छी मार्केट में गुडविल होगी, उतनी अच्छी आपकी मार्केट में रेपुटेशन होगी। उसके बाद मार्केट सिचुएशन, कि मार्केट की कैसे सिचुएशन है, कि क्या आपके जो प्रोडक्ट्स आप बेच रहे हो उनकी डिमांड ज्यादा है या कम है, सप्लाई कैसी है। तो मार्केट में डिमांड सप्लाई की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके ऊपर भी आपका प्रॉफिटेबिलिटी डिपेंड करती है। ये तो आपने इकोनॉमिक्स में डिमांड एंड सप्लाई बहुत अच्छे से पढ़ा है, बस वही यहाँ पे
अप्लाई होता है। रिस्क एसोसिएटेड विद बिजनेस, कि जो आप बिजनेस कर रहे हो उसके साथ कौन कौन से रिस्क जो हैं आपको फेस करने पड़ रहे हैं। अगर तो थोड़े बहुत रिस्क है, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो कि रिस्क इतना ज्यादा नहीं है उस बिजनेस में, तो आपकी गुडविल की वैल्यू ज्यादा होगी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा रिस्क है आपके काम के साथ, कि हल्का सा मार्केट में कुछ चेंज आया और आपका प्रोडक्ट तो बिल्कुल प्राइस ऊपर नीचे सारा कुछ खराब, बहुत ज्यादा रिस्क, तो आपकी गुडविल थोड़ी कम होगी। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस, कि जो आप बिजनेस कर रहे हो कैसी नेचर का है, कौन सा बिजनेस है, उस पे भी आपकी जो गुडविल या रेपुटेशन बहुत डिपेंड करती है। पास्ट परफॉर्मेंस, कि पास्ट में आपने कैसा परफॉर्म किया, कि क्या आप ज्यादा अच्छे प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहे थे, क्या आप अपने कस्टमर्स पे ट्रस्ट बना पाए। पिछले मान लो 10 सालों से आप ग्रोसरी स्टोर चला रहे हो, क्या आप अच्छे से प्रॉफिट कमा रहे थे, या फिर आप लॉसेस में चल रहे हो 10 सालों में। हाँ, 2-3 साल लॉसेस हो तो वो एक अलग बात है, क्योंकि बिजनेस सिचुएशंस के साथ, मार्केट सिचुएशंस के साथ होता है। कोविड में बहुत ज्यादा लोगों ने लॉसेस भी फेस किए। लेकिन अगर आप 10 सालों से ही लगातार लॉसेस फेस कर रहे हो, मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो आपकी विल भी लोअर होगी, यानी कम होगी। अदर फैक्टर्स में आ गया कि आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज क्या है, कि जब आप सेल करते हो कस्टमर को अपना प्रोडक्ट, तो क्या उसके बाद अगर उनको कोई दिक्कत आए तो क्या आप उनकी उस प्रॉब्लम को अच्छे से सुनते हो, उनको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हो या नहीं। अगर अच्छे से डील करते हो तो वो आप पे ट्रस्ट करेंगे और आपके पास आएंगे ही आएंगे। आपके कस्टमर के साथ रिलेशंस कैसे हैं, इस पे भी आपकी गुडविल डिपेंड करेगी। गुड रिलेशंस होना, अच्छे रिलेशंस होना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। उसके बाद आपके लेबर के साथ कैसे रिलेशंस है, क्योंकि अगर आप अपने लेबर के साथ, अपने एम्प्लॉयज के साथ भी अच्छे रिलेशंस नहीं रखोगे ना, तो वो काम अच्छे से नहीं करेंगे। तो अगर वो काम ही अच्छे से नहीं कर रहे, तो आप कैसे ही अपने प्रोडक्ट को अच्छे से बेच पाओगे। तो आपके लेबर के साथ कैसे रिलेशंस है, इन फैक्टर्स पे, ये सारे फैक्टर्स थे जिन पे आपकी गुडविल जो है डिपेंड करती है, कि आपकी गुडविल की वैल्यू क्या होगी या क्या नहीं। हम सिर्फ प्राइस एंड क्वालिटी देखते हैं, लेकिन अभी मैंने आपको नियर अबाउट 10 to 12 फैक्टर्स बताए जिस पे वैल्यू डिपेंड करती है। इन्हें अच्छे से देख लेना एक बार और समझ लेना। उसके बाद हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल। क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल में मतलब कि टाइप्स, कि कितने टाइप्स की गुडविल होती है। गुडविल होती है 2 टाइप्स की, वन इज परचेज्ड गुडविल एंड सेकंड इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल समझ गए होगे नाम से ही, जो हम परचेज करते हैं। परचेज करना क्या होता है, बाय करते हैं, कि जो गुडविल फर्म एक्वायर करती है कोई पैसा देके। कैसे, कोई भी कंसिडरेशन पे करके, चाहे वो कैश में दिया हो चाहे किसी भी काइंड में। जैसे कि मान लो मैंने आपको कहा नहीं, चलता चलाया बिजनेस बेच दिया, तो जिसको बिजनेस बेचा उससे हम कुछ गुडविल भी तो लेंगे ना। तो वो कैसे दे सकते हैं, या तो वो मान लो आपने 10 लाख मांगे गुडविल के, तो या तो वो आपको 10 लाख कैश में दे दिया, या 10 लाख की उसने आपको कोई एसेट्स वगैरह दे दी, या कुछ शेयर्स वगैरह दे दिया, मतलब कुछ भी इन काइंड दे दिया उसने आपको, कैश ना देके। तो इस तरह से परचेज गुडविल होगी जो आपने परचेज की है, मतलब कि बाय की है। इसके क्या फीचर्स होते हैं, कब होती है ये गुडविल अराइज, जब हम बिजनेस को परचेज करते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल से बताया कि ये गुडविल तभी हम पे करते हैं, तभी ये गुडविल होती है जब हम पूरा का पूरा हमारा चलता हुआ बिजनेस ही किसी दूसरी पार्टी को सेल कर देते हैं। और इसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 मींस AS 26 के अकॉर्डिंग हम परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो करते हैं। इसे कैसे शो करते हैं, इसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट की तरह, क्योंकि ये एसेट ही हुई ना। हमने हार्डवर्क नहीं भी किया पिछले 10 साल, लेकिन फिर भी पहले दिन से ही हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, क्योंकि किसी पिछले बंदे ने 10 साल अपने लगाए उस बिजनेस में, अपनी ब्रांड लॉयल्टी बनाई, प्रॉफिटेबिलिटी बनाई, और आज हमें वो किसी भी कारण से बेच के जा रहा है। तो ये तो मेरे लिए एसेट होगी ना, तो हम इसे बैलेंस शीट में एज एन एसेट शो करते हैं। और वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, ये मैंने अभी आपको बताया सब्जेक्टिव होती है, क्योंकि देयर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट गुडविल। तो हाँ, ये सब्जेक्टिव होती है, बट जो परचेजर और सेलर होता है ना, उसे एग्री करना पड़ता है। ये नहीं कि मैंने एक मेथड से 10 लाख निकाली, आपने दूसरे मेथड से 15 लाख निकाल दी वैल्यू। तो हमें एग्री होना पड़ेगा एक पॉइंट पे, क्योंकि अगर हम एक पॉइंट पे मानेंगे ही नहीं, तो कैसे हमारे में एग्रीमेंट होगा, कैसे बिजनेस को सेल किया जाएगा,
तो एग्रीमेंट परचेजर और सेलर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे हम अमोर्टाइज भी करते हैं, जैसे हम डेप्रिसिएट करते हैं ना। हम कहते हैं कि आज अगर हमने कोई एसेट बाय की तो मान लो अगले कुछ सालों में ड्यू टू यूज, कि अगर हम उसे बार बार यूज करे जाएंगे तो उसकी वैल्यू कम होगी। तो ऐसे ही गुडविल डेप्रिसिएट नहीं होती, अमोर्टाइज होती है। मतलब यही होता है कि इसे भी हमें अमोर्टाइज, यानी कि जैसे हम डेप्रिसिएट करते हैं वैसे ही अमोर्टाइज करना पड़ता है। मान लो जो आपने आज 10 लाख पे किए, उसे कमाने के लिए आपको अगले 5 साल लग जाते, लेकिन आपने गुडविल पे कर दी। अब आप पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल हो, तो मान लो उस गुडविल की जो यूजफुल लाइफ होगी वो 5 इयर्स होगी। तो 5 इयर्स के अंदर अंदर, या पूरे 5 इयर्स में, या 5 इयर्स से पहले आपको उसे अमोर्टाइज करना पड़ेगा। इससे बाद में आप इसे नहीं खींच सकते, 5 साल के अंदर अंदर ही आपको उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 के अकॉर्डिंग जो भी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं उन्हें हमें 10 साल के अंदर अंदर राइट ऑफ करना पड़ता है। जैसे हम डेप्रिसिएट करते हैं ना, उनकी यूजफुल लाइफ इतनी है, वैसे ही इंटेंजिबल एसेट्स को 10 सालों में तो करना ही करना है। पहले कर दो बढ़िया, नहीं तो 10 साल के अंदर अंदर तो आपको इसे राइट ऑफ करना पड़ेगा अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से। उसके बाद अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या होती है। सेल्फ जनरेटेड से आप समझ गए होंगे, मैंने जनरेट की मतलब मैंने अपने हार्ड वर्क से खुद वो गुडविल को जनरेट किया, अपनी इमेज खुद बनाई, अपनी रेपुटेशन मार्केट में खुद बनाई। तो ये होती है नॉन परचेज गुडविल, क्योंकि ये मैंने किसी से बाय नहीं की पैसे देके या इन काइंड एनीथिंग, कोई भी एसेट वगैरह देके, ये मैंने खुद अपनी मेहनत से टाइम से बनाई है। तो ये वो गुडविल है जो हम नहीं परचेज करते, अपनी एफर्ट्स से अर्न करते हैं, मैनेजमेंट की एफर्ट से या पार्टनर की एफर्ट से अर्न करते हैं। इसके क्या फीचर्स हो गए, ये इंटरनली जनरेट होती है ओवर द इयर्स। मतलब जैसे मैंने परचेज गुडविल है, आज 10 लाख दिए, मेरे पास वो गुडविल मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ गई। ये ऐसा नहीं है, ये मेरे को हो सकता है 10 साल लगे हो इस लेवल पे पहुंचने के लिए। तो ये ओवर इयर्स बहुत साल लग जाते हैं ये गुडविल, ये मार्केट में रेपुटेशन बनाने के लिए। और इसकी वैल्यूएशन भी जो होती है सब्जेक्टिव होती है, लेकिन ये सब्जेक्टिव किस पे होती है, वैल्यूअर पे होती है, कि मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ गुडविल का। कोई मेरे से ले तो रहा नहीं है ये गुडविल, मैं बेच तो रही नहीं हूँ, मैं अपने लिए कैलकुलेट कर रही हूँ। तो इसकी जो असेसमेंट होती है वो सब्जेक्टिव तो होती ही है, क्योंकि देर आर डिफरेंट वेज टू कैलकुलेट गुडविल। लेकिन सब्जेक्टिव किस पे होती है, ऑन द असेसमेंट ऑफ वैल्यूअर की। अगर मैं वैल्यूएशन कर रही हूँ अपने बिजनेस की, तो मैं कौन सा मेथड यूज कर रही हूँ उस पर ये डिपेंड करती है। और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 ये प्रिस्क्राइब करता है कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे, बिकॉज इसके लिए हमने कोई कैश या कुछ भी नहीं पे किया है। ये तो जस्ट हम अपनी रेपुटेशन देखने के लिए, अपनी मार्केट की इमेज देखने के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम इसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो नहीं करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स के लिए भी और वैसे भी, वो है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अब हमने इतना देखा गुडविल कैलकुलेट करनी है, अलग अलग वे है, सब्जेक्टिव है, तो अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो ये 3 मेथड होते हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। इनकी फर्दर डिवीजन है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंडर 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड सिंपल एक ही है, इसकी फर्दर डिवीजन नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड भी 2 तरह का है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। अच्छे से इस फ्लो चार्ट को देख लो और साथ साथ में नोट्स बनाते रहो, एंड में जाके फॉर्मूलाज इकट्ठे हो जाएंगे और आपको रिवीजन में बहुत डिफिकल्टी होगी। तो साथ साथ में नोट्स बनाते जाओगे, एंड में कोई डिफिकल्ट नहीं होगी। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने आपको बताया कि 2 मेथड है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो अब एवरेज प्रॉफिट क्या होता है। एवरेज प्रॉफिट होता है, मान लो हम पिछले 5 साल का प्रॉफिट देखना चाहते हैं, तो हम 5 साल की अलग अलग फिगर्स थोड़ी ले सकते हैं कैलकुलेशन के लिए। हम इसे इजी बनाने के लिए एवरेज ले लेते हैं, उस 5 साल के प्रॉफिट को प्लस करके डिवाइडेड बाय 5 कर देते हैं, बिकॉज वो 5 साल का प्रॉफिट है। और जो फिगर आती है हम एवरेज ले लेते हैं कि हमने ऑन एन एवरेज इतना कमाया पिछले 5 सालों में। हम एक ही फिगर से, जैसे हम मीन कैलकुलेट करते हैं ना, एक ही फिगर से बता देते हैं
वैसे हम एक ही फिगर से एस्टिमेट लगा लेते हैं कि एवरेज मैंने इतना तो कमाया ही पिछले 5 सालों में। तो ये हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाता है। तो दो मेथड्स हैं, सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में हम कैसे गुडविल को वैल्यूएट करते हैं या कैलकुलेट करते हैं, हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले तो हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब है कि इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस हम कितना कमा पा रहे हैं, कि अगर कुछ भी कॉन्टीजेंसी या कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही या कुछ भी ऐसा कंटिजेंसी नेचुरल कैलेमिटी कुछ भी नहीं आ रहा, नॉर्मली मैं एक साल में अपने बिजनेस में कितना प्रॉफिट अर्न कर पाती हूँ, तो वो देखेंगे। तो पहले आपको प्रॉफिट या लॉस पिछले साल का गिवन होगा, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। उसमें आप क्या ऐड करोगे, कोई एबनॉर्मल लॉसेस, कि मान लो कुछ ऐसा लॉस जो यूजुअली आपको नहीं होता लेकिन उस स्पेसिफिक ईयर में हुआ किसी भी कारण से। मान लो फायर लग गई, आपको लॉस हुआ, तो हर साल थोड़ी फायर लगती है, नहीं, वो उस साल लगी। तो मान लो आपका जो प्रॉफिट आया होगा, आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में वो माइनस करके वो प्रॉफिट निकाला होगा, आप ऐड कर दोगे, क्योंकि हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट में आग हर साल नहीं लगती, वो एक साल लगी तो हमने माइनस कर दिया, लेकिन हम इसे यहाँ पे ऐड करेंगे क्योंकि ये एबनॉर्मल है, ये हर साल नहीं होता। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई आपने फिक्स्ड एसेट, मान लो कोई मशीनरी बेच दी, आपको लॉस हो गया, आपने माइनस किया होगा, आप ऐड करोगे क्योंकि हर साल थोड़ी मशीन बेचोगे, इस साल बेचिए, मान लो अब नई जो मशीन लिया उसे 10-15 साल तो चलाओगे, तो ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं होता, तो इसे आप करोगे ऐड। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अब ये कैसे होता है, हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, आपने 11th में सीखा होगा, क्लास 11th में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आपने सीखा होगा। दिस इज डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। तो हम क्या करते हैं, टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है, इधर आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, इधर बाय सेल्स वगैरह आ गया, बाकी इधर आप डायरेक्ट एक्सपेंसेस डालते हो, और टू प्रॉफिट आता है अगर प्रॉफिट हो, टू ग्रॉस प्रॉफिट आता है अगर प्रॉफिट हो। तो मान लो आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया, मान लो आपका ओपनिंग स्टॉक होना था 10,000, लेकिन आपने गलती से 20,000 डाल दिया, तो ये 20,000 डालने के कारण आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। मान लो इधर आपका फिगर का टोटल आया 1 लाख, ठीक है, 1 लाख आया, यहाँ पे मान लो डायरेक्ट एक्सपेंसेस आपके थे 50,000, और आपने 20,000 ओपनिंग स्टॉक डाला था, 50,000 आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे, तो आपका प्रॉफिट कितना बचा, तो ये 1 लाख में से आपने 50,000 सब्ट्रैक्ट किया, 20,000 सब्ट्रैक्ट किया, तो आपके पास जो प्रॉफिट आया वो आया 30,000। लेकिन ये ओपनिंग स्टॉक आपको पता लगा बाद में 20,000 नहीं था पर 10,000 था। अब सब्ट्रैक्ट करो, 1 लाख में से 50,000 और 10,000 सब्ट्रैक्ट करो, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ के 40,000 हो गया। अगर कोई आपने ओवर वैल्यू कर दिया ओपनिंग स्टॉक को और आपका उसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया, तो ये आपकी गलती थी, इसे आप क्या करोगे, ऐड करोगे। या फिर आपने क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया, सेम वे, सेम एग्जांपल में क्लोजिंग स्टॉक मान लो आपका था, आपने 50,000 डाल दिया, ठीक है, लेकिन ये था 60,000, 50,000 डाल दिया, 50,000 की आपकी सेल्स हुई, 50,000 ये डाल दिया, और ये मान लो इसका टोटल आपका था 70,000 और आपके पास प्रॉफिट आया 30,000, ठीक है, लेकिन बाद में पता लगा अच्छा ये तो 60,000 का था क्लोजिंग स्टॉक, तो आपका टोटल चेंज हो गया, ये 1,10,000 हो गया, इससे आपका प्रॉफिट भी 10,000 से इंक्रीज हो गया। तो अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम डाला, इससे आपका प्रॉफिट हो गया कम, तो इसे भी आप क्या करोगे, ऐड करोगे। ओवर वैल्यूएशन होता है कि जितना बनता था उससे ज्यादा, अंडर हो गया, जितना था उससे कम डाल दिया, ज्यादा बनता था। तो ये मैंने आपको एग्जांपल से समझाया है ऐसे ट्रेडिंग अकाउंट के साथ, तो आपने ये रट्टा नहीं लगाना किसे ऐड करना है किसे लेस करना है। ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन का मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ट्रेडिंग अकाउंट के साथ मैंने लॉजिकली आपको समझाया है, तो ये याद करोगे, वहां पे जाके कंफ्यूज होके गलत ट्रीटमेंट भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट के साथ लॉजिक पता है ना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, वहां पे 1 सेकंड लगता है लॉजिक को दिमाग में
रिवाइज करने में, और साथ ही साथ आपको पता लग जाएगा। नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस, नॉन रेकरिंग होता है जो बार बार नहीं हो रहे, जो खर्चे हर साल नहीं होते, उन खर्चों को ऐड करो। मान लो इस साल स्पेसिफिकली हुए होंगे वो खर्चे, लेकिन हर साल मुझे वो खर्चे नहीं करने पड़ते, तो उसे ऐड करो क्योंकि वो नॉर्मल बिजनेस में नहीं होते। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर जिसे हमने ट्रीट कर लिया एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसे भी हम ऐड करेंगे। मान लो कि मैंने मशीनरी पे कोई खर्चा करवाया, उसका एक पार्ट चेंज करवाया, मशीन का एक पार्ट, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि वो पार्ट चेंज करवाने के बाद उस मशीन को मैं अगले 5 साल के लिए दोबारा यूज कर सकती हूँ, लेकिन मैंने उसे ट्रीट कर लिया, रिपेयर्स में डाल दिया। मान लो उस खर्चे को, रिपेयर्स तो मेरा रेवेन्यू है ना, क्योंकि रिपेयर तो मुझे हो सकता है मशीन पे हर साल छोटी मोटी करवानी पड़ती हो, क्योंकि बार बार यूज होनी है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती रहती है। तो मैंने उसे एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया, लेकिन था वो कैपिटल, क्योंकि मैंने पार्ट बदलवाया है। अब मुझे 5 साल उस पार्ट को छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर था, तो उसे हम करेंगे ऐड, क्योंकि हर साल मुझे पार्ट नहीं बदलवाना पड़ेगा वो मशीन का, तो वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में नहीं आता। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एबनॉर्मल गेन्स को, जो गेन्स हमें वैसे नहीं होते, स्पेसिफिकली इस साल हुए हैं, तो हर साल तो वो फायदा नहीं होगा, तो उसे करो सब्ट्रैक्ट। ओवर वैल्यूएशन और अंडर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक को भी हम लेस करेंगे। इसके पीछे का लॉजिक अब आप खुद ट्रेडिंग अकाउंट से देखोगे कि क्या लॉजिक बनता है इसके पीछे। और अगर नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, सो दैट मैं आपको दोबारा से इस पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊं। नॉन रेकरिंग इनकम्स की जो इनकम्स हर साल नहीं आती, इस साल आई हैं, तो वो हर साल तो आएंगी नहीं, तो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट तो है नहीं, तो इसे भी लेस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। कोई भी इनकम हमें नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आ रही है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स हो गया, वो इन्वेस्टमेंट होती हैं जो बिजनेस के साथ नहीं रिलेटेड होती। मान लो मैं लेस सेल करती हूँ, ठीक है, तो लेस मेरा मेन प्रोडक्ट है। अगर मैंने अपनी कोई बिल्डिंग सेल कर दी, तो वो मेरे लिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, उससे मुझे प्रॉफिट हुआ तो वो मेरे लिए नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि जो प्रॉफिट मुझे वो चिप्स बेच के आ रहा है वो मेरा बिजनेस प्रॉफिट है ना, वो यहाँ पे आएगा। एसेट वगैरह ही अपनी सेल कर दी, उससे अगर मुझे कोई इनकम आई, तो वो तो मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं हुआ, तो उसे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट। पार्टनर्स रेमुनरेशन इफ इट इज नॉट डिडक्टेड, पार्टनर की रेमुनरेशन, जो पार्टनर को हमने सैलरी या कमीशन पे करनी है, अगर हमने उसे पहले सब्ट्रैक्ट नहीं किया है, तो इसमें हम उसे करेंगे, क्योंकि वो हमारे रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट है, उसे सब्ट्रैक्ट करना ही है। एनी फ्यूचर एक्सपेंसेस जो फ्यूचर में लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह पे करेंगे, इसे भी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि ये नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में भी हमें हर साल इंश्योरेंस पे करनी पड़ती है, लेकिन अगर हमने इसे पहले सब्ट्रैक्ट नहीं किया तो यहाँ पे कर देंगे। बेसिकली तो आपको ये चीजें याद रखनी है, जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया कि हमें नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट लेना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एडजस्टेड प्रॉफिट। उससे आप क्या कैलकुलेट करोगे, उससे आप कैलकुलेट करोगे प्रॉफिट। ये मैंने अभी आपको बताया कि जैसे 5 सालों का मान लो आपने एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला, उसे टोटल करके डिवाइड करोगे विद 5, क्योंकि आपने 5 सालों का वो निकाला, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अगर आपने 4 सालों का निकालना है, तो 4 सालों के एडजस्टेड प्रॉफिट को ऐड करके आप डिवाइड करोगे विद 4। कितने नंबर ऑफ ईयर्स का वो एडजस्टेड प्रॉफिट ले रहे हो, उसके साथ आप डिवाइड कर दोगे। उसके बाद आप देखोगे व्हाट आर द नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। ये आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होता है कि कितने नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज हैं, तो ये देखोगे वो कितने हैं। तो पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ इयर्स परचेज होता क्या है। नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब होता है years for which the firm is likely to earn that much profit because of the efforts made in past। नंबर ऑफ इयर्स परचेज का मतलब कि कितने साल तक मैं वो सेम प्रॉफिट कमाऊंगी, क्योंकि मैंने पास में एफर्ट किए हैं। जैसे मैंने आपको कहा ना कि 10 लाख गुडविल के पे किए, इसका मतलब हो गया कि अगले 5 सालों तक मैं अगर मेहनत करती इतनी, तो 5 सालों बाद जाके ये 10 लाख कमा पाती, जिसका फायदा मुझे आज मिल रहा है। आज मुझे वो 10 लाख कमाने के लिए इतनी एफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी पास्ट में किसी ने वो एफर्ट कर दी है, तो उसका तो मैं एक फायदा लूंगी। तो ये आपको गिवन होगा, नंबर ऑफ इयर्स परचेज।
उसके बाद हम गुडविल की कैसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, जो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज जो गिवन होगा वो कर देंगे, हमारे पास आ जाएगी गुडविल। बहुत इजी है। कौन से स्टेप से नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, लॉजिक मैंने बता दिया कैसे करेंगे। उससे आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा, उससे आप एवरेज प्रॉफिट निकाल लोगे, नंबर्स ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट को नंबर्स ऑफ ईयर परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास आ जाएगा गुडविल। तो एक हम क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है। क्या क्वेश्चन है? भास्कर एंड पिलाय आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2। तो भास्कर एंड पिलाय प्रॉफिट्स शेयर कर रहे हैं 3:2 में, ठीक है। उन्होंने कनिका को अब सोचा कि हम थर्ड पार्टनर कनिका को बिजनेस में लेके आएंगे और उसे 1/4 शेयर देंगे प्रॉफिट का, ठीक है। कनिका को लेके आ रहे हैं। उसके बाद गुडविल फॉर दिस पर्पस इज टू बी कैलकुलेट। गुडविल हमने किस पे कैलकुलेट करनी है? 2 years परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट पता लगे कि एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड है गुडविल का। ईयर्स ऑफ परचेज उन्होंने बता दिया 2 है। 3 सालों के उन्होंने आपको प्रॉफिट्स दिए हैं, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले एडजस्टेड प्रॉफिट निकालोगे, फिर डिवाइड करके एवरेज निकालोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2 years परचेज के साथ, आपके पास आ जाएगी गुडविल। तो सबसे पहले हम एडजस्टेड प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? इधर आ जाएगा पर्टिकुलर्स। 3 साल है, 2022, 2023 एंड 2024, ठीक है। बहुत इजी है। अमाउंट, कि आप अमाउंट लिखोगे ना इधर सीधा। सबसे पहले आपके पास प्रॉफिट गिवन होंगे इनके, प्रॉफिट या लॉस गिवन होगा आपके पास। लॉस को हमेशा ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। प्रॉफिट है आपका 2022 का 50,000, 2023 का है आपके पास लॉस, लॉस बताया गया है 20,000, तो लॉस को हमेशा ब्रैकेट में रखोगे। और 2024 का 70,000 आपका क्या है? प्रॉफिट है। उसके बाद एडजस्टमेंट ब्रैकेट में लिखी है। जो 2022 का आपका प्रॉफिट है ना, इसमें आपका है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स विच इज ₹5,000। तो मैंने आपको कहा, क्या कहा? फिक्स्ड एसेट्स हम हर साल नहीं बेचते, पर्टिकुलर साल में बेची, तो इसमें उसका भी प्रॉफिट था, तो इसे हम क्या करेंगे? लेस, क्योंकि हर साल तो ये प्रॉफिट होने नहीं वाला। लेस यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, कितना था? 5,000 का। किस ईयर में माइनस करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे? सिर्फ 2022 में, क्योंकि इसी में ही वो इंक्लूडेड था, ठीक है। उसके बाद 2023 में क्या था? लॉस में उन्होंने लॉस बाय फायर भी डाला हुआ था। तो क्या लॉस बाय फायर हर साल होगा? हर साल थोड़ी बिजनेस में आग लगती है, एक साल लगी आपने क्यों डाला? ऐड करो, हर साल थोड़ी होगा लॉस बाय फायर। तो इसे हम करेंगे 30,000 को ऐड, ठीक है। उसके बाद 2024 में क्या था? इंक्लूडिंग इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड 18,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड रिसीव्ड 8,000। जो आपका प्रॉफिट था ना, उसमें उन्होंने एक तो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड डाल दिया। मान लो आपका कुछ नुकसान हो गया, उसके लिए आपने इंश्योरेंस ली थी, तो आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल गया। हर साल थोड़ी आपकी वो आइटम खराब होगी या आपको इंश्योरेंस वाले उस पर क्लेम देंगे, वो तो एक साल दिया, तो आपने क्यों प्रॉफिट डाला? लेस करो। और कोई इंटरेस्ट मान लो आपको इन्वेस्टमेंट पे आया या डिविडेंड आया, हर साल थोड़ी ये आने वाली चीजें है, और ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है आपकी, तो इसे भी आप करोगे लेस। क्या करोगे? लेस इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स एंड डिविडेंड रिसीव्ड, ठीक है। इसे आप लेस करोगे। इंश्योरेंस क्लेम आपका कितना था? इंश्योरेंस क्लेम था आपका 18,000 और बाकी आपका वो था 8,000। तो अब इसे कैलकुलेट करके तीनों सालों का एडजस्टेड प्रॉफिट आप देखो कितना आ रहा है। तीनों सालों का आपका एडजस्टेड प्रॉफिट आ रहा है 45,000, 10,000 एंड 44,000। एडजस्टेड प्रॉफिट्स आ गए आपके पास। अब आपके पास ये आ गए एडजस्टेड प्रॉफिट। नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने फाइंड करने हैं एवरेज प्रॉफिट। कैसे करोगे? तीनों सालों के प्रॉफिट का करोगे ऐड 45,000
प्लस 10,000 प्लस 44,000। अब ये कितने सालों के प्रॉफिट्स थे? 3 सालों के, तो डिवाइड करोगे 3 के साथ, तो ये एवरेज प्रॉफिट आपका ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा ₹33,000। ठीक है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपके पास गिवन था, कितना गिवन था मैंने आपको बताया था अभी, 2। तो गुडविल आपकी आ जाएगी, गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। तो ये आएगा ₹33,000 इंटू 2 इज इक्वल्स टू ₹66,000। तो गुडविल आपकी आ गई 66,000। ठीक है, अच्छे से इसे देख लो कैसे कैलकुलेट की। उन्होंने क्या क्वेश्चन में पूछा था, वैल्यू पूछी थी और बताया था कि कनिका क्या लेके आएगी। कनिका का कितना शेयर है, 1/4 शेयर। तो मैंने कहा था ना वो शेयर लेके आएगी। तो कनिका का कितना शेयर होगा ये भी आप कैलकुलेट करके बताओगे। कनिका शेयर इज इक्वल टू 66,000 का 1/4, ये कैलकुलेट करके आएगा 16,500। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो। नेक्स्ट जो मेथड है एवरेज प्रॉफिट में, वो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहले हमने जो देखा वो था सिंपल, अब हम देखेंगे वेटेड। तो इसमें हम कैसे करेंगे, कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहले वैसे ही नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालेंगे जैसे मैंने अभी आपको सिखाया, सेम वे से। उसके बाद हम क्या करेंगे, आप वेट्स दोगे हर ईयर को। पता वेटेड एवरेज में और सिंपल एवरेज में क्या फर्क है? सिंपल एवरेज में ना हम सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कर देते हैं जितने ईयर का हम निकाल रहे हैं। लेकिन वेटेड में हम क्या करते हैं, हम हर ईयर के प्रॉफिट को वेट देते हैं। मान लो कि जो पिछले 5 साल का प्रॉफिट है उसको हमने वेट वन दे दिया। वेट वन का मतलब है कि वो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो इतना भी ज्यादा रेलेवेंट नहीं है आज के टाइम में। उसके बाद वाले ईयर को हमने दे दिया वेट टू, कि वो इम्पोर्टेंट है लेकिन हाँ इतना भी इम्पोर्टेंट है, तो 2 वेट दे दिया। मान लो थर्ड को दे दिया हमने 3, फोर्थ वाले को 4 और रीसेंट वाले को हमने वेट दे दिया 5। 5 वेट देने का मतलब हुआ कि ये हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है तो इसको हमने वेट दिया, 5 वेट दे दिया। ये हम इस पर्पज से करते हैं कि जो 5 साल पुराना है उसकी आज की डेट में वाकई इतनी रेलेवेंस नहीं है, तो हम एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल पाए तो हम वेट्स दे देते हैं। जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको ज्यादा वेट दे दिया, जो हमारे लिए कम है उसको कम वेट दे दिया। तो हम वेट देते हैं, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं अभी देखते हैं, बहुत सिंपल है। उसके बाद हम वेटेड एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं मल्टीप्लाई करके, कि जो प्रॉफिट होता है हर साल का उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वेट्स के साथ और हमारे पास वेटेड प्रॉफिट आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, वेटेड प्रॉफिट का टोटल करते हैं और वेट्स का टोटल करते हैं, तो इसे डिवाइड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ इयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो गुडविल आएगा। गुडविल तो वेरी इजी है, नंबर ऑफ इयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई करना है। उधर सिंपल एवरेज प्रॉफिट को करना था, इधर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को करना है। ये मैंने स्टेप्स तो बता दिए, पर मुझे पता है कंफ्यूज तो आप हो गए हो। तो मत हो, क्वेश्चन करने लगे हैं अभी। तो ये रहा क्वेश्चन 2। मनवीर एंड निम्रत आर पार्टनर्स एंड दे एडमिट अनंत इनटू पार्टनरशिप। की मनवीर और निम्रत दो पार्टनर्स थे, वो अनंत को लेके आए एज अ न्यू पार्टनर और उनमें ये एग्री हुआ कि वो गुडविल को किस पे वैल्यू करेंगे, 3 इयर्स परचेज। तो नंबर ऑफ इयर्स परचेज आपके पास गिवन है 3, किस पे करेंगे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। हाँ कई बार ना बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे पता लगे कौन सा मेथड यूज करना है, तो क्वेश्चन में गिवन होता है। उन्होंने वहां पे सिंपल लिखा था एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, यहाँ पे सिंपल वेटेड लिख दिया तो आपको पता लग गया। और वेट्स भी गिवन है, उन्होंने कहा 1 2 3 4 5 रिस्पेक्टिवली दोगे, मतलब 2020 वाले को 1 दोगे, फिर 2 3 4 ये प्रॉफिट्स दे दिया आपको 5 सालों के। उसके बाद उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स दे दी और कहा कि वैल्यू ऑफ गुडविल निकाल लो। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट यानी कि एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है। तो उसे कैलकुलेट करें, बहुत इजी है। जैसे मैं आप करवा रही हूँ ना, अगर आप ऐसे फॉर्मेट के साथ करोगे आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। पर्टिकुलर्स, ठीक है। उसके बाद कितने साल है आपके पास, 4, 2020, 2021, 2022, 2023 एंड 2024।
अमाउंट, क्योंकि हम अमाउंट लिखेंगे, ठीक है। बहुत इजी। क्या गिवन है हमें? हमें गिवन है प्रॉफिट्स 70,000। उन्होंने बताया हुआ है कि उन्होंने 2020 टू 2024 तक ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद 1,40,000। नेक्स्ट इज 1 लाख। नेक्स्ट इज 1,60,000। एंड अब के कितने हैं? 1,65,000। तो पहले एडजस्टेड या नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे। तो उन्होंने कहा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब इस साल 2020 में एक एबनॉर्मल लॉस था 20,000 का। तो एबनॉर्मल लॉस है, हर साल तो नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इसे ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉस को। लॉजिक समझ लोगे ना, फिर भी चीजें याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चीजें होती है ना, वो होनी चाहिए। अगर उससे सिवाय कोई चीजें हैं तो वो उसे आपने ऐड या लेस करना है, वो देख के, ठीक है, ताकि हम सही तक पहुंच पाए। तो सिर्फ एक साल करेंगे क्योंकि 2020 में ही हुआ था। उसके बाद नॉर्मल गेन था 30,000 इन 2021। ये गेन आपने मान लो ऐड कर दिया होगा, इसे लेस करो, हर साल थोड़ी ये होगा गेन, आपको हर साल थोड़ी इसका फायदा होगा। तो एबनॉर्मल गेन को आप करोगे लेस, लेकिन 2021 में था तो तभी करोगे 30,000 को सब्ट्रैक्ट। उसके बाद उन्होंने कहा क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2023 को ओवर वैल्यू था 10,000 से, मतलब जितना होना चाहिए था उससे 10,000 हमने ज्यादा डाला था। अगर हमने क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा डाल दिया तो आप सोचो कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक अगर आपने ज्यादा डाल दिया, 10,000 से अमाउंट ज्यादा डाल दिया, तो आपका प्रॉफिट भी तो ज्यादा आया होगा, लेकिन वो कम आना चाहिए था। तो इसे आप क्या करोगे, लेस करोगे। लेकिन किस ईयर में करोगे? 2023 में। कैसे? क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड, इसे आप करोगे 10,000। अब आप सोचोगे तीन एडजस्टमेंट्स, तीनों होगी काम खत्म। नहीं, इसी के पीछे है एक हिडन एडजस्टमेंट। जब आपको क्लोजिंग स्टॉक या ओपनिंग स्टॉक का पॉइंट आए ना, तो याद रखना इसके साथ एक हिडन एडजस्टमेंट होती ही होती है। इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था, हाँ, अगर तो आपके पास ये 2023 तक उन्होंने पूछा होता तो एडजस्टमेंट्स थी खत्म। तो इस साल का जो क्लोजिंग स्टॉक था वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक नहीं बना होगा। अगर इस साल का क्लोजिंग स्टॉक हमने 10,000 से ज्यादा डाला है, तो वही अगले साल जाके ओपनिंग होगा और वो भी 10,000 से ज्यादा डल गया होगा। तो सोचो, अगर वो ओपनिंग स्टॉक 10,000 से ज्यादा डला, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक 10,000 ज्यादा डाला, इससे हमारा प्रॉफिट क्या हो गया, कम हो गया इस साल का। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम करेंगे ऐड। क्या करके ऐड करेंगे? ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यू। तो ये थी हिडन एडजस्टमेंट, ये आपको याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। ये क्वेश्चंस गलत करवा देती है, इस चीज को ध्यान रखना एग्जाम्स में। तो वो 20 ऐड कर दोगे। अब कैलकुलेट करके बताओ कि कितना आपके पास जो है अब ये नॉर्मल प्रॉफिट्स आए। तो ये आपके पास आए 90,000, 1,10,000 और 1 लाख, 1,50,000 और 1,75,000। आपको वेट्स क्या है गिवन है? 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 वेट्स को आप डब्ल्यू के साथ डिनोट करोगे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इन दोनों को करोगे मल्टीप्लाई। मान लो ये आपके पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ गए, ये हो गए एक्स, एक्स के साथ डिनोट कर दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि डब्ल्यू एक्स को आप मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? 90,000 इंटू 1, 90,000 आया। 1,10,000 इंटू 2, 2,20,000 आया। 1 लाख इंटू 3, 3 लाख आया। 1,50,000 इंटू 4 इज 6 लाख। एंड 1,75,000 इंटू 5 इज 8,75,000। अब आप क्या करोगे, अब आप करोगे टोटल किसका? वेट्स का। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 कितना टोटल आया? 15। ये आ गया सिग्मा डब्ल्यू। उसके बाद सिग्मा डब्ल्यू एक्स, अब इसका भी आप टोटल करोगे।
90,000 प्लस 2 लाख 20,000 प्लस 3 लाख प्लस 6 लाख प्लस 8,75,000। ये आपके पास टोटल करके आएगा 20,85,000। अब आप निकालोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट होता है टोटल ऑफ ये जो प्रोडक्ट आया दैट इज सिग्मा WX डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट्स जो है ये सिग्मा W। तो ये आएगा 20,85,000 डिवाइडेड बाय 15 जो आपके पास आएगा रुपीज 1,39,000। अब गुडविल इज इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपके पास आया 1,39,000। और नंबर ऑफ ईयर्स परचेज मैंने अभी आपको बताए थे कितने गिवन थे आपको क्वेश्चन में। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज आंसर आ गया 4,17,000। ये है आपकी गुडविल। उसके बाद जो सेकंड मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड। तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल को। पहले हम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है कितनी कैपिटल जो है हमारी बिजनेस में लगी हुई है, हम यूज कर रहे हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमें गिवन होगा। अगर गिवन नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकाल भी सकते हैं। दो होती हैं, एक होती है लाइबिलिटी साइड, दूसरी होती है एसेट साइड। कई बार ऐसा होता है हमें लाइबिलिटीज की आइटम गिवन होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो नहीं, दोनों तरीकों से लाइबिलिटीज की आइटम गिवन है तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ सकता है, एसेट्स की गिवन है तब भी आ सकता है, लेकिन दोनों का फॉर्मूला अलग है। अगर लाइबिलिटीज गिवन है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट हम करते हैं जितनी हमारे पास कैपिटल गिवन है उस पे हम रिजर्व्स को ऐड करते हैं। उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं कोई भी अगर हमारे पास फिक्टिशियस एसेट्स है, और उसके बाद हम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं क्योंकि ये रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होती। अगर एसेट्स साइड अप्रोच है तो जितनी भी एसेट्स है हमारे पास, गुडविल, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट्स को हमने नहीं लेना, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। इनको छोड़ के बाकी जो एसेट्स है वो लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम उसमें से आउटसाइड लाइबिलिटीज, तब भी कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। मुद्दे की बात यही है कि कैपिटल रिजर्व्स को ऐड करो, माइनस कर दो कोई भी ऐसी गुडविल है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स या फिक्टिशियस एसेट्स है उसको लेस कर दो तो लाइबिलिटी वाली साइड से आ जाएगा। और अगर हम एसेट साइड देख रहे हैं तो सारी एसेट लेंगे इन तीनों को छोड़ के, माइनस कर देंगे हम कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी को, तब भी हमारे पास आ जाएगा कि कितनी कैपिटल एम्प्लॉयड है। बैलेंस शीट को दिमाग में लेके आओगे ना तो इसका लॉजिक भी आपको समझ आ जाएगा। अभी हम आगे वैसे देखते हैं। तो सबसे पहले एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड देखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम वैसे ही एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट या फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। ये मैंने दोबारा दोबारा फॉर्मेट नहीं बनाया क्योंकि सेम वे से ही हमने कैलकुलेट करना होता है, तो वो कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद हम नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मल प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपको समझ आया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये आपको गिवन होगा, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 करके हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का मेथड होता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट ये हमने अभी निकाला कैपिटल एम्प्लॉयड की हेल्प से, ये जो मैंने अभी आपको करवाया। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है जो मैंने अभी आपको करवाया नहीं, कैसे हम एडजस्टेड प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालते हैं एडजस्टेड, वो होता है। तो उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा सुपर प्रॉफिट। और गुडविल का फॉर्मूला वही होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब हम देखते हैं कि सुपर प्रॉफिट होता क्या है। मान लो कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान बेचते हैं, तो हम पहले देखते हैं कि हमारी जो इंडस्ट्री है इलेक्ट्रॉनिक की इंडस्ट्री, उसमें नॉर्मली बाकी बिजनेसेस कितना प्रॉफिट कमा रहे हैं, वो होता है नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट होता है जो हमने असल में कमाया। तो सुपर प्रॉफिट होता है जब हम एक्चुअल में से नॉर्मल माइनस करते हैं। तो सुपर प्रॉफिट हम इसीलिए कैलकुलेट करते हैं ताकि हम देख पाए कि हमने कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया नॉर्मल, जितना बाकी बिजनेसेस कमा रही हैं। अगर हम ज्यादा सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। अगर हम कम सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम थोड़ा कम बेटर कर रहे हैं। तो ये होता है सुपर प्रॉफिट। अब हम एक क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे हम सुपर प्रॉफिट के वे से गुडविल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हियर इज क्वेश्चन नंबर 3।
बैलेंस शीट दी गई है ग्रैंड सेल की एज एट 31 मार्च 2024 और हमें इस क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट भी गिवन है जो है 1,75,000 और हमें बताया गया है कि हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय सुपर प्रॉफिट मेथड एट 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमें जो गिवन है वो है 20%। अब हम सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हमें क्या चाहिए, एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमें ऑलरेडी इस क्वेश्चन में गिवन है विच इज रुपीज 1,75,000 और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का आप सोचो क्या फॉर्मूला होता है। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए हमें चाहिए ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस क्वेश्चन में हमें ना तो ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है ना ही क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है। और मैंने आपको एक और मेथड बताया था कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमारे पास बैलेंस शीट गिवन है तो हम लाइबिलिटीज एंड एसेट्स की हेल्प से भी कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर सकते हैं। दो अप्रोच होती है, एक लाइबिलिटी साइड और एक एसेट साइड। तो अब हम देखते हैं कि हम कैपिटल एम्प्लॉयड को कैसे कैलकुलेट करेंगे। वहां पे आप एक अप्रोच से ही निकाल के आओगे, लेकिन मैं आपको एक बार दोनों अप्रोच से निकालनी सिखा देती हूँ सो दैट एग्जाम्स में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। तब लाइबिलिटीज साइड अप्रोच से अगर हम निकालें, ये हम निकालेंगे लाइबिलिटी साइड। तो कैसे निकालेंगे मैंने अभी आपको बताया। कैपिटल लेस कोई भी फिक्टिशियस एसेट है या फिर कोई भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स है तो कैपिटल हमारे पास गिवन है दो पार्टनर्स की, कंचन एंड करुणा, 2,50,000 2,50,000, ये आ गया हमारे पास 5 लाख। तो ये हमारे पास ऐड करके आया 5 लाख कैपिटल। ठीक है, देखो कोई भी आपके पास फिक्टिशियस एसेट्स या फिर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है एसेट साइड पे। इन्वेस्टमेंट तो है लेकिन ये ट्रेड है। अगर नॉन ट्रेड होती तो इसे सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन ये ट्रेड है तो इसे कुछ भी नहीं करेंगे। तो नॉर्मल हमारे पास कैपिटल इंप्लॉयड जो आ गया 5 लाख। अब एसेट साइड से देखो, एसेट साइड से देखो कितनी कैपिटल इंप्लॉयड आती है। इस पे भी हम क्या करते हैं, हम एसेट साइड का टोटल करते हैं और सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटी होती है उसे। तो ठीक है, इसमें हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी गिवन है, 10 लाख। 10 लाख गिवन है। इसमें हम गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स या फिर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, पर इसमें गिवन ही नहीं है तो हम टोटल 10 लाख ले लेंगे एसेट्स का। ठीक है, लेस करेंगे हम कोई भी आउटसाइड लाइबिलिटीज है। आउटसाइड लाइबिलिटीज कौन सी होगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारी आउटसाइड है, बिल्स पेबल आउटसाइड है, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटसाइड है। तो इन्हें आप टोटल करोगे 2,50,000 प्लस 50,000 प्लस 2 लाख, ये आपके पास आ जाएगा 5 लाख। वहां पे आप प्रॉपर डिटेल में लिख के आओगे कि आपने किसे किसे लेस किया। लिखोगे सन्ड्री क्रेडिटर्स बिल्स पेबल, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा बट वहां पे आप लिख के आओगे तो ये आपके पास आ जाएगा 5 लाख। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आपकी आ गई 5 लाख। तो आप ना वहां पे कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, चाहे लाइबिलिटी साइड से कर दो चाहे एसेट साइड से, दोनों से आपका आंसर सेम आना चाहिए। तो दोनों मैंने अप्रोचेस इसीलिए बता दी कि अगर आपने चेक करना है, आपने एक साइड से कर लिया, दूसरे को आप रफ में चेक करके देख सकते हो कि क्या आंसर सेम आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो मतलब आपने कहीं गड़बड़ी कर दी है। ठीक है, तो 5 लाख आ गया। 5 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है हमारा, 20%। तो ये हम कैलकुलेट करेंगे 5 लाख का 20%, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 लाख। तो 1 लाख नॉर्मल प्रॉफिट आ गया हमारे पास। तो इसे हम करेंगे सब्ट्रैक्ट, तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 75,000। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे गुडविल। गुडविल क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो 75,000 इज सुपर प्रॉफिट एंड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना है 2, क्वेश्चन में गिवन, यहाँ पे ये देखो 2 ईयर्स परचेज। ठीक है, इंटू 2 करके हमारे पास जो गुडविल आई वो आई 1,50,000। ये आ गया हमारे पास आंसर। बहुत सिंपल है, कंफ्यूज मत हो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये, बहुत इजी है। गुडविल तो बहुत इंटरेस्टिंग है। अच्छे से साथ साथ में करो, नोट्स बनाओ, इसी अप्रोच के साथ करोगे कोई कंफ्यूजन नहीं होगी।
हम करेंगे हमारा थर्ड और फाइनल मेथड विच इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ये मैंने आपको कहा दो तरीके होते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट भी निकालना सीख लिया, सुपर प्रॉफिट भी निकालना सीख लिया, तो कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है और उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। वी आर डन विद दिस मेथड ऑल्सो। तो फर्स्ट, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में गुडविल को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ऐसे ही जैसे आप नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट या एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो, उसे नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट को कैलकुलेट करोगे। उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, कि जो बिजनेस की वैल्यू है ना, आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू कैलकुलेट करोगे कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट आया होगा ना, वो पहले आपने एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालना है, जैसे मैंने अभी आपको सिखाया वैसे ही निकालना है। पहले एडजस्टमेंट्स वगैरह करोगे, फिर सभी ईयर का प्लस करोगे, डिवाइड करोगे नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, वो एवरेज प्रॉफिट आ गया। उसे आप डिवाइड करोगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये भी आपको गिवन होगा, इंटू 100। ये आपके पास आ गया बिजनेस की कैपिटलाइज्ड वैल्यू। उसके बाद आप देखोगे कि आपके पास कितनी नेट एसेट्स हैं। तो ये या तो आपके पास गिवन होगी या आपके पास बैलेंस शीट गिवन होगी। और बैलेंस शीट अगर गिवन है तो मैंने अभी आपको नेट एसेट्स कैलकुलेट करना सिखाया। ऊपर जो मैंने अभी आपको कैपिटल एम्प्लॉयड की एसेट साइड अप्रोच करवाई है ना, टोटल एसेट्स एक्सेप्ट गुडविल, fictitious assets and non-trade investments less outside liabilities, वो नेट एसेट्स अप्रोच ही है। उसे सिर्फ एसेट साइड अप्रोच नहीं लेना, वो नेट एसेट्स ही है। तो अगर आपके पास गिवन है तो ठीक है, नहीं तो वो सेम फॉर्मूला से आपने ये कैलकुलेट कर लेनी है। उसके बाद गुडविल का फॉर्मूला आ गया कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स, वेरी इजी। ठीक है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। तो आपने इसमें भी सेम स्टेप्स नहीं याद रखने, पहले आपने याद रखना है अगर गुडविल निकालनी है फ्रॉम एवरेज प्रॉफिट तो क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस माइनस नेट एसेट्स। तो अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकलता है, याद आया, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो गिवन है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, वो मैंने सिखा दिया, तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई। नेट एसेट्स गिवन है तो ठीक है, नहीं तो मैंने कैलकुलेट करनी सिखा दी, वैसे कैलकुलेट करो, सबट्रैक्ट कर दो और आपके पास गुडविल आ गई। तो पहले फॉर्मूला याद रखो, फिर देखो हर एक आइटम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस वे से आपको याद रहेगा कि कैसे गुडविल कैलकुलेट करनी है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट में क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट में जैसे ये देखो, कैपिटल एम्प्लॉयड करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट करोगे, ये वो सब छोड़ो, इसको सब छोड़ो। याद रखो सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सुपर प्रॉफिट कैसे करना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट अभी आपने देखा, ठीक है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ, अगर सुपर प्रॉफिट पूछा हो तो कैसे गुडविल कैलकुलेट करनी है, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सिंपल। तो सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करना है उसके मैंने ये ऊपर स्टेप्स लिखे हैं, इसलिए मैंने कहा कि ये छोड़ो, क्योंकि ये मैंने सुपर प्रॉफिट में आपको बता दिए। सिंपल, आपको गुडविल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये रेट आपको गिवन होगा, सुपर प्रॉफिट निकालना है, वो निकालो और ये क्वेश्चन आपका हो गया अच्छे से सॉल्व। अब देखते हैं क्वेश्चन 4। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने हमें दिया है कौन सा मेथड लगाना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो मेथड तो मैंने आपको कहा कि क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, 5 सालों का उन्होंने आपको एवरेज प्रॉफिट दे दिया, कैपिटलाइजेशन का रेट दे दिया, नेट एसेट्स दे दी, तो आपने ये निकालना है। अभी मैंने आपको कहा कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से गुडविल कैसे निकालनी है, अभी आपको बताया, बहुत इजी। गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस, ठीक है, माइनस नेट एसेट्स। नेट एसेट्स उन्होंने दे दी, ना दी होती तो हम कैलकुलेट भी कर सकते थे बैलेंस शीट से। अब कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ बिजनेस कैसे निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, ठीक है। तो हम कैपिटलाइज वैल्यू निकाल लेंगे। अब एवरेज प्रॉफिट निकालो, एवरेज प्रॉफिट कैसे आएगा, कोई एडजस्टमेंट गिवन है हमें, नहीं गिवन, तो नॉर्मल प्रॉफिट से गिवन है, तो इन्हें करोगे एट 54,000 प्लस 42,000 प्लस
39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000। ठीक है, डिवाइड किससे करोगे, कितने सालों का प्रॉफिट है, 1 2 3 4 5, 5 सालों का प्रॉफिट है, डिवाइडेड बाय 5 करो और बताओ मुझे एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपके पास। एवरेज प्रॉफिट आया 52,200। तो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे आएगी, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ बिजनेस आ गई, एवरेज प्रॉफिट 52,200 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न की मैंने, ठीक है, नहीं तो कैपिटलाइजेशन रेट ही नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100। तो ये आप कैलकुलेट करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 2,61,000। ठीक है, तो 2,61,000 में से आप 2 लाख को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपकी गुडविल आ जाएगी 61,000। तो ये आपके पास गुडविल का आ गया आंसर, बहुत ही सिंपल वे से। अब हम देखेंगे क्वेश्चन फिफ्थ, और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके साथ हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स गुडविल के कवर हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन है 4 लाख। ठीक है, उसके बाद नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है दो तरीके से, एक तो कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड जो मैंने अभी आपको कराया, इसका क्या फॉर्मूला था, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये आपको गिवन है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे ही आप कैलकुलेट करते हो। एवरेज प्रॉफिट गिवन है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड आप कैसे निकालोगे, एसेट्स गिवन है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज गिवन है, एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज करके आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा, उससे नॉर्मल प्रॉफिट निकालोगे, एवरेज प्रॉफिट गिवन है, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ये फॉर्मूला लगाओगे तो इस मेथड से आपका गुडविल का आंसर आ जाएगा। और सेकंड, सुपर प्रॉफिट मेथड यूज करो व्हेन 3 इयर्स परचेज गिवन है। तो इससे गुडविल कैसे फाइंड करोगे, सुपर प्रॉफिट इनटू 3 नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो मुद्दे की बात यही है कि सिर्फ सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और आपके दोनों तरीके से गुडविल आ जाएगी। तो ये मैं आपको नहीं करके बताऊंगी, ये आप खुद सॉल्व करोगे क्योंकि हमने सुपर प्रॉफिट पहले कैलकुलेट करना सीख लिया है। तो आप बस ये नॉर्मल फॉर्मूलाज ही लगाने हैं, वो मैंने आपको बता दिए, खुद कैलकुलेट करो और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपका क्या आंसर आ रहा है। एंड वी विल सी कि किस किस को ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और हाँ, ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस के लिए और कॉमर्स को इजीली एंड इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने के लिए चैनल कॉमर्स विद नव को सब्सक्राइब करना